शोभा बहुत परेशान और दुखी थी। एक तो उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और उसकी सहेली का कुछ पता नहीं चल रहा था। वह रात भर सोचती रही। सुबह वह हॉस्पिटल से करण के साथ घर आ गई। घर में सब कुछ वैसे ही पड़ा था। वह करुणा के कमरे में गई। वहाँ उसने देखा कि करुणा का सामान नहीं था। सूटकेस से लेकर कपड़े तक सब गायब थे। इसका मतलब करुणा घर छोड़कर चली गई थी। शोभा ने करण से पूछा, करण, सच सच बताओ, मेरे जाने के बाद इस घर में क्या हुआ था? यह सुनकर करण सकपका गया, लेकिन उसने झूठ बोला। शोभा, मैं तो हॉस्पिटल में था, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? शोभा सिर पकड़कर वहीं बेड पर बैठ गई। न जाने करुणा किस हाल में होगी। कहीं जाना था तो मुझे बताकर तो जाती। उसे करुणा पर तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी। इधर करुणा जब शाम को अपने फ्लैट पर पहुंची तो वह बहुत थक चुकी थी। उसका खाना बनाने का मन नहीं था। शोभा के घर में इतना काम करती रहती थी, फिर भी वह कभी नहीं थकती थी। शायद अकेलापन और उदासी के कारण वह बहुत कमज़ोर और थकी हुई महसूस कर रही थी। करुणा के पास कोई काम नहीं था। वह बस ऐसे ही बालकनी पर खड़ी हो गई। पुराने दिनों की यादों ने उसे फिर से सताना शुरू कर दिया। उसके माता पिता का चले जाना, उसके बाद शादी, उसके बाद शोभा के घर में रहना और आज यहाँ अकेले रहना। पता नहीं आगे क्या होगा। तभी फ़ोन की घंटी बजी। करुणा ने देखा सुबोध का फ़ोन था। करुणा ने फ़ोन उठाया। करुणा, गेट खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। लगता है तुमने घंटी नहीं सुनी। यह सुनकर करुणा ने गेट खोला और बोली, माफ़ करना, बालकनी में थी, घंटी का पता ही नहीं लगा। सुबोध अंदर आते हुए बोला, खाना तो तुमने बनाया नहीं होगा, मुझे पता था, इसलिए मैं खाना लाया हूँ। चलो मिलकर खाते हैं। वैसे तुम्हें मेरे आने से कोई परेशानी तो नहीं है? करुणा बोली, नहीं सुबोध, ऐसा कुछ नहीं है, और तुम बेकार में परेशान हुए, मैं कुछ न कुछ बना लेती। सुबोध हंसते हुए बोला, तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा है। मैं भी अकेले रहता हूँ तो कभी बाहर से थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, कभी बहुत मन करता है तभी खाना पकाता हूँ। मुझे पता था तुमने भी नहीं पकाया होगा, क्योंकि अकेले मन ही नहीं करता। सुबोध ने खाना टेबल पर रखा। करुणा ने खाना परोस दिया और दोनों खाने लगे। खाना खाने के बाद सुबोध ने कहा, करुणा, परसों तुम्हारी और मेरी दोनों की ड्यूटी नहीं है। एक काम करते हैं, दोनों मार्केट चलते हैं, जो कुछ भी ज़रूरी सामान हो खरीद लेंगे। कल तुम अपने ज़रूरत के सामान की लिस्ट बना लेना। करुणा ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर बातें करने के बाद सुबोध अपने घर चला गया। करुणा को एहसास हुआ कि सुबोध कितना अच्छा इंसान है। मेरी वजह से इसकी नौकरी चली गई, फिर भी यह मेरी कितनी मदद कर रहा है। लेकिन अब किसी पर विश्वास करना उसके लिए असंभव हो चुका था। उसे हर आदमी में एक जानवर नज़र आता था। इसी तरह समय बीतने लगा। सुबोध समय समय पर करुणा की मदद करता रहता था। करुणा भी अपनी पिछली ज़िंदगी भूलकर आगे बढ़ चुकी थी। वह सुबोध से बेझिझक किसी भी काम के लिए बोल देती थी और सुबोध उसके बताए हुए काम को बहुत अच्छे से करता था। करुणा धीरे धीरे यह भी भूल गई थी कि शोभा भी इसी शहर में रह रही है। करुणा को काम करते करते काफ़ी समय हो गया था। वह बस हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल जाती थी। इसकी दो वजह थी। एक तो उसका कहीं भी मन नहीं लगता था, उसका हर चीज़ से मन भर गया था। दूसरा, वह यह सोचती थी कि किसी दिन उसका सामना शोभा से ना हो जाए। शोभा के बारे में उसे बहुत फिक्र रहती थी। वह उससे मिलना चाहती थी, लेकिन एक सवाल जो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था कि जब वह शोभा से मिलेगी तो उसका पहला सवाल यही होगा कि उसने घर क्यों छोड़ा। ऐसे में अगर उसने करण की सच्चाई शोभा को बताई तो शोभा की गृहस्थी खराब हो जाएगी।
वह ऐसा हरगिज नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसका मन जाने का नहीं करता था। कुछ दिन बाद शहर के सभी बड़े हॉस्पिटल की एक कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसमें कैंसर के प्रति लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। इस कॉन्फ्रेंस में करुणा को जाना था, लेकिन करुणा जानती थी कि शोभा भी वहां आएगी। करुणा ने यह बात सुबोध को बताई। यह सुनकर सुबोध बोला, करुणा, वैसे मुझे हक तो नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे अपना मानती हो तो एक बार बताओ कि तुम शोभा का सामना क्यों नहीं करना चाहती हो? क्या कारण है जो तुमने इतने सालों की दोस्ती तोड़कर वह हॉस्पिटल छोड़ दिया? करुणा जिस सवाल से बचना चाह रही थी, वही सवाल आज उसके सामने खड़ा था। करुणा ने कहा, सुबोध, वैसे तो मैं यह बात किसी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमसे मैं कुछ छिपा नहीं सकती, इसलिए बता रही हूँ। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि इस राज को किसी भी हालत में किसी पर भी जाहिर नहीं करोगे। सुबोध ने करुणा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, करुणा, ये राज मरते दम तक मेरी जुबां पर नहीं आएगा। करुणा ने अपनी ऊपर बीती एक एक बात सुबोध को बता दी। सारी बात वह सर झुकाकर बता रही थी। बताते बताते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब उसने सर उठाकर देखा तो सुबोध की आंखें भी नम थी। सुबोध बोला, करुणा, मुझे माफ़ कर देना। मैं नहीं जानता था कि तुम इतना दर्द अपने अंदर लेकर बैठी हो। करुणा ने सुबोध से कहा, मैं इस शहर से कहीं दूर जाना चाहती हूँ, जिससे शोभा कभी भी मुझे ढूंढ न सके। सुबोध ने करुणा से कहा, करुणा, मैं उस कॉन्फ्रेंस में से तुम्हारा नाम हटवाने की कोशिश करता हूँ। रही बात कहीं और जाने की, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं कोशिश करके तुम्हारी नौकरी के लिए बात कहीं करता हूँ। मेरी कई हॉस्पिटल में अच्छी जान पहचान है। कुछ ही दिनों में कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी। करुणा को बहुत चिंता हो रही थी कि वह शोभा से कैसे मिलेगी। एक दिन सुबोध ने करुणा से कहा, करुणा, मैंने तुम्हारी क्वालिफिकेशन कम होने की बात बताकर तुम्हारा नाम कॉन्फ्रेंस से हटवा दिया है। मुझे माफ़ कर देना। इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं था। करुणा ने सुबोध का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, यह तो सच ही कहा तुमने। वैसे भी पता नहीं है मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूंगी। तुमने मुझे बचा लिया। सुबोध बोला, करुणा, मैंने तुम्हारे लिए कई हॉस्पिटल में बात की है, जिनमें से कहीं न कहीं तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी, लेकिन नए शहर में अकेले कैसे रहोगी? यह सुनकर करुणा कुछ देर चुपचाप बैठी रही, फिर बोली, सुबोध, बहुत से लोगों के सहारे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, लेकिन अब अपने दम पर दुनिया का मुकाबला करना चाहती हूँ। जो होगा देखा जाएगा। वहाँ भी तुम्हारे जैसे अच्छे लोग मिल जाएंगे। यह सुनकर सुबोध हंसने लगा, फिर बोला, मेरे जैसे क्या? अगर तुम कहो तो मैं ही साथ में चलता हूँ। करुणा ने सीरियस होते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। पहले भी एक बार मेरे कारण तुम्हारी नौकरी जा चुकी है। अब की बार ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। सुबोध चुप रह गया। सुबोध मन ही मन करुणा को चाहने लगा था, लेकिन यह बात वह अपने मुंह से कह नहीं पा रहा था। लेकिन अब जब करुणा नए शहर में जा रही थी तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बात को आगे कैसे बढ़ाया जाए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबोध करुणा के घर आता है। करुणा, तुम्हें परसों एक हॉस्पिटल में जाना है। मैंने बात पक्की कर ली है, बस तुम मिल आओ। तुम्हारी नौकरी तो पक्की है, लेकिन सैलरी इतनी ही मिलेगी। करुणा बहुत खुश होती है। सुबोध, तुमने मेरे लिए जो किया है वह मैं कभी भूल नहीं सकती। एक एहसान और कर दो मेरे लिए। तुम भी मेरे साथ चलो, वहाँ सब इंतज़ाम देख लेना, फिर वापस आ जाना। यह सुनकर सुबोध ने कहा,
ये सब कहने की ज़रूरत नहीं थी। मैं तुम्हें अकेले थोड़े ही भेज रहा था, मैं भी साथ चलूँगा। अगर नौकरी पक्की हो गई तो वहीं रहने की जगह ढूंढ लेंगे। यह सुनकर करुणा बहुत खुश हुई, लेकिन सुबोध उदास बैठा था। उसे उदास देखकर करुणा ने पूछा, अपनी परेशानी में इतना उलझ जाती हूँ कि दूसरे के बारे में कुछ सोचती ही नहीं। क्या बात है सुबोध, इतने उदास क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? सुबोध ने कहा, करुणा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है। लेकिन अब नहीं कहा तो बहुत देर हो जाएगी। करुणा ने पूछा, क्या बात है सुबोध, बोलो। हमारे बीच में डर कहाँ से आ गया? मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम भी अपने मन में कुछ मत रखो, कहो क्या कहना चाहते हो। सुबोध ने डरते डरते कहा, करुणा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बात मैं मन में रखे हुए था, लेकिन जब तुम्हारे जाने का समय आ गया तो अब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। यह सुनकर करुणा का चेहरा पीला पड़ गया। वह अवाक होकर सुबोध की शक्ल देख रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। करुणा बहुत देर तक खामोश बैठी रही। यह देखकर सुबोध ने कहा, मुझे माफ़ कर दो करुणा, मैं तुम्हारे पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं चाहता था। मेरे से गलती हो गई। आगे हम दोनों केवल अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। बस मुझे एक बार माफ़ कर दो। करुणा ने कहा, नहीं सुबोध, ऐसी बात नहीं है। बस ज़िंदगी में इतने धोखे खाए हैं कि अब कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई। मैंने तो बस मरीजों की सेवा को ही अपने जीवन का मकसद बना लिया था, जिसके बदले में बस मुझे गुजारे लायक पैसे मिल जाए। लेकिन अचानक तुम्हारी बात सुनकर मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रही हूँ। सुबोध ने करुणा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, करुणा, मेरी ओर से कोई दबाव नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। तुम भी भूल जाओ हमारे बीच कोई ऐसी बात हुई थी। करुणा ने सुबोध के हाथ को मजबूती से पकड़कर कहा, नहीं सुबोध, मुझे कुछ समय दो सोचने के लिए। उसके बाद ही मैं कोई फैसला कर पाऊँगी। पहले तो मैं हर फैसला शोभा से पूछ कर लेती थी, लेकिन अब मुझे खुद ही सोचना समझना पड़ेगा। बस एक बात ध्यान रखना, मेरा जो भी फैसला हो उसका असर हमारी दोस्ती पर नहीं पड़ना चाहिए। सुबोध ने करुणा से कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। चलो अब मैं चलता हूँ, परसों चलने के लिए तैयार रहना। तीसरे दिन दोनों दूसरे शहर पहुँच जाते हैं। करुणा का इंटरव्यू चल रहा था। सुबोध बाहर बैठकर उसका इंतज़ार कर रहा था। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी करुणा नहीं आई तो सुबोध वहाँ से निकलकर पास ही में एक टी स्टॉल पर चाय पीने चला गया। उसके जाने के बाद करुणा बाहर आई तो देखा सुबोध वहाँ नहीं था। अनजान शहर में अपने आप को अकेला पाकर वह घबरा गई। वह गेट पर गई। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो उसने बताया, मैडम, आपके साथ जो बैठे थे वो तो बाहर चले गए। यह सुनकर करुणा के हाथ पैर फूल गए। वह सोचने लगी, लगता है सुबोध को परसों की बात का बुरा लग गया है। वह जवाब का इंतज़ार कर रहा होगा और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा होगा कि मेरी नौकरी तो लग ही जाएगी, इसलिए वो मुझे छोड़कर चला गया। करुणा वहीं पास ही में सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखें नम हो गई थी। वह इस पूरी दुनिया में खुद को अकेला महसूस करने लगी। काश उसने सुबोध के प्यार को कबूल कर लिया होता। एक सच्चा दोस्त भी उसने खो दिया। वह सर झुकाए ये सब बातें सोचकर पछता रही थी। तभी सुबोध उसके सामने आया। क्या हुआ? तुम्हारा इंटरव्यू हो गया? क्या कहा उन्होंने? नौकरी पक्की हो गई या नहीं? करुणा ने सिर उठाकर सुबोध को देखा। करुणा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह उठकर सुबोध के गले लग गई। कहाँ चले गए थे? पता है मैं कितना डर गई थी। फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना। करुणा ने कसकर सुबोध को पकड़ लिया। सुबोध को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल में आने जाने वाले दोनों को देख रहे थे।
कुछ देर में करुणा को समझ आया कि उन्हें सब देख रहे हैं। वह सुबोध से अलग हो गई। सुबोध बोला, मैं तो यहीं बगल की दुकान पर चाय पीने लगा था। यह सुनकर करुणा बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं समझी तुम परसों की बात का बुरा मान गए और मुझे यहाँ छोड़कर वापस चले गए। सुबोध यह सुनकर हंसने लगा। करुणा, मैंने कहा था हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल चिंता मत करो। चलो अब बताओ क्या हुआ। करुणा ने कहा, नौकरी मिल गई, 1 सप्ताह बाद ज्वाइन करना है। सुबोध हंसते हुए बोला, मुझे तो पहले ही पता था नौकरी तुम्हें मिलकर रहेगी। चलो अब कहीं खाना खाते हैं, तुम्हें भी भूख लग रही होगी। दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। ज़्यादा भीड़ नहीं थी। सुबोध ने खाना ऑर्डर किया। करुणा खाना खा रही थी। फिर उसने सुबोध से कहा, सुबोध, मैंने बहुत सोचा शादी के बारे में, लेकिन हर बार पहले से ज़्यादा उलझ जाती हूँ। सुबोध बोला, तुम उस बारे में ज़्यादा मत सोचो, वक्त अपने आप फैसला करने की हिम्मत देगा। फिलहाल नौकरी पर ध्यान दो। करुणा ने सुबोध का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, नहीं सुबोध, जब आज तुम्हें कुछ देर के लिए खो दिया तो मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर सुबोध बहुत खुश हुआ। दोनों ने खुशी खुशी खाना खाया। फिर दोनों बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड पहुँच गए। बस में बैठे बैठे करुणा ने सुबोध से पूछा, सुबोध, तुम तो मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। सुबोध ने करुणा का हाथ में लेते हुए कहा, करुणा, मेरी ज़िंदगी में बताने जैसा कुछ भी नहीं है। गांव में मेरे माता पिता थे जो कि अब जिंदा नहीं है। जब वे थे, मैं गांव में ही एक दवाखाने में कंपाउंडर का काम करता था। उनके जाने के बाद मेरा मन गांव से हट गया, इसलिए यहाँ चला आया। तब से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। मेरा कोई नहीं है, बस अब घर बसाने का मन है। करुणा बोली, मैं समझ सकती हूँ। अगर तुम्हारे माता पिता होते तो अभी तक तुम्हारा घर बस गया होता। माता पिता के जाने का दुख मैं जानती हूँ। जब मेरे माता पिता चले गए तो मैं बहुत टूट गई थी। उस समय अगर शोभा नहीं होती तो ना जाने मेरा क्या होता। दोनों ऐसे ही बातें करते करते घर पहुँच गए। करुणा को घर छोड़कर सुबोध अपने घर चला गया। करुणा बहुत थक गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। आज जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसने लिया था। काश आज शोभा उसके साथ होती, लेकिन फिर उसने सोचा, किसी का भी साथ हमेशा नहीं रहता। क्या पता यही सब किस्मत में लिखा हो। आगे की जिंदगी सुबोध के सहारे ही कटनी थी। सब कुछ किस्मत पर छोड़कर भविष्य के सपने देखते देखते कब करुणा की आंख लग गई, उसे पता भी नहीं लगा। करुणा अगले दिन हॉस्पिटल के लिए तैयार हो रही थी। सुबोध का फ़ोन आया। करुणा ने बालकनी से नीचे देखा। सुबोध उसका इंतज़ार कर रहा था। करुणा जल्दी से नीचे आ गई। दोनों हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे, लेकिन आज करुणा सुबोध के सामने थोड़ा शर्मा रही थी। दोनों हॉस्पिटल में जाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम को दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। वहाँ पहुंचकर सुबोध करुणा से बात करता है। करुणा, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। करुणा उसे आश्चर्य से देखती है। कहाँ जा रहे हो? क्या बात है? सब ठीक तो है? सुबोध कहता है, हाँ सब ठीक है। मुझे एक जगह से नौकरी का ऑफ़र मिला है, मैं वहीं जा रहा हूँ। अगर बात बन गई तो 1 सप्ताह बाद मैं भी वहीं शिफ्ट हो जाऊँगा। यह सुनकर करुणा बहुत खुश होती है। सच, मैं तो यही सोचकर परेशान थी कि अकेली वहाँ मैं कैसे रहूँगी। सुबोध बोला, मुझे तुम्हारी ज़्यादा चिंता थी, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। सुबोध 2 दिन के लिए चला जाता है। करुणा के लिए ये 2 दिन काटने मुश्किल हो जाते हैं। कहाँ वह ज़िंदगी से उम्मीद छोड़ चुकी थी, लेकिन अब वह सुबोध के साथ ज़िंदगी जीना चाहती है।
2 दिन बाद सुबोध आ जाता है। दोनों हॉस्पिटल में मिलते हैं। सुबोध करुणा से बात करता है। करुणा, मुझे नौकरी मिल गई है। मैं चाहता हूँ इसी सप्ताह हम यहीं शादी कर ले। उसके बाद हम दोनों वहाँ जाकर एक साथ रहे, पति पत्नी की तरह। करुणा कहती है, सुबोध इतनी जल्दी सब कैसे होगा, हमें कुछ समय लेना चाहिए। सुबोध ने मुस्कुराते हुए कहा, करुणा, अगर तुम्हें सोचने के लिए समय चाहिए तो बात अलग है, लेकिन अगर सब इंतजाम करने की बात है तो वो सब मुझ पर छोड़ दो। करुणा ने शर्माते हुए हाँ कह दिया। तभी सुबोध ने खड़े होकर पूरे हॉस्पिटल स्टाफ के सामने कहा, दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मैं और करुणा शादी कर रहे हैं, इसलिए आज का लंच मेरी तरफ से रहेगा। साथ ही आपको हमारी मदद करनी होगी शादी के इंतजाम करने में। करुणा को यह उम्मीद नहीं थी। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। सभी ने आकर करुणा और सुबोध को बधाई दी। 2 दिन बाद शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत ही साधारण तरीके से मंदिर में शादी करने वाले थे। फिर शाम को कुछ खास दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाया गया था। करुणा का बहुत मन था शोभा को बुलाने के लिए। सुबोध ने कहा, करुणा, अगर तुम चाहती हो कि शोभा को बुलाया जाए तो मैं जाकर उन्हें इनवाइट कर आऊँगा। करुणा ने कहा, नहीं सुबोध, अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती हूँ। जो कुछ भी है बस हम दोनों ही हैं। 2 दिन तक करुणा और सुबोध खरीदारी करने में, बुकिंग करने में लगे रहे। शादी वाले दिन दोनों मंदिर पहुंच गए। वहां सुबोध के दोस्तों ने पहले ही सारे इंतजाम कर रखे थे। इधर हॉस्पिटल में करुणा के साथ काम करने वाली उसकी सहेलियों ने करुणा को सजाने और मंदिर तक लाने का काम किया। बहुत ही साधारण तरीके से दोनों की शादी की। उसके बाद वे सब घर आ गए। पहली बार करुणा अपने घर न जाकर सुबोध के घर आई थी। वहाँ उसका नई बहू की तरह स्वागत हुआ। घर में बहुत चहल पहल थी। सभी लोग इन दोनों की शादी को सेलिब्रेट कर रहे थे। शाम के लिए एक रेस्टोरेंट बुक किया गया था जहाँ खास लोगों को पार्टी दी जा रही थी। करुणा आज बहुत खुश थी। उसे लग रहा था जैसे उसके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। यही तो चाहती थी वो, एक प्यारा सा पति, एक घर। लेकिन नियति ने उसके साथ जो किया उसे भुलाकर वह आज का दिन अच्छे से जीना चाहती थी। अपने पिछले सफ़र की कड़वी खट्टी यादों को वह भूल जाना चाहती थी। देर रात दोनों घर आए। बहुत ज़्यादा थके होने के कारण दोनों सो गए। अगले दिन करुणा उठी। उसने नहा धोकर भगवान की पूजा की। सुबोध जब उठकर आया तो करुणा पूजा कर रही थी। उसे देखकर सुबोध ने कहा, करुणा, आज लगता है सचमुच भगवान घर में आए हैं। मैं तो ऐसे ही हाथ जोड़कर निकल जाता था। करुणा ने हंसते हुए कहा, अब आप देखिए कैसे मैं सब संभालती हूँ। सुबोध हंसने लगा। करुणा ने कहा, अब हमारे पास बहुत कम समय है। हम आज ही चलते हैं नई जगह पर फ्लैट देखने। 4 दिन बाद हमें वहाँ ज्वाइन करना है। सुबोध तैयार होकर आ जाता है। एक टैक्सी किराए पर लेकर दोनों दूसरे शहर के लिए निकल जाते हैं। हाईवे पर टैक्सी हवा से बातें करते हुए जा रही थी। करुणा गाड़ी के बाहर देखते हुए सोच रही थी, शायद पिछली जिंदगी के सारे दुख पीछे छूट रहे हैं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। करुणा और सुबोध दोनों नए शहर में जाकर प्रॉपर्टी डीलर से मिलते हैं। वह उन्हें कई फ्लैट दिखाता है जिनमें से उन्हें एक पसंद आ जाता है। दोनों उसे एडवांस देकर वापस आ जाते हैं। अगले दिन दोनों फ्लैट खाली करके सारा सामान लेकर नए फ्लैट में पहुंच जाते हैं। दोनों के पास बहुत कम सामान था, इसलिए उन्हें शिफ्ट होने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। नई जगह आकर करुणा को बहुत अच्छा लग रहा था। अगले दिन जाकर दोनों ने अपने अपने हॉस्पिटल में जाकर नौकरी ज्वाइन कर ली। करुणा शाम को घर पहुंची तो सुबोध वहाँ नहीं था। वह सुबोध का इंतज़ार करने लगी। सुबोध को फ़ोन किया तो उसने कहा, कुछ काम है,
थोड़ी देर हो जाएगी। शाम को जब सुबोध आया तो करुणा ने पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी? सुबोध ने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारे लिए कुछ खरीदारी कर रहा था। ये देखो। यह कहकर सुबोध ने एक पैकेट पकड़ा दिया। करुणा ने देखा तो वह एक ज्वेलरी सेट था। बहुत सुंदर सेट था। करुणा ने कहा, सुबोध, इसकी क्या ज़रूरत थी? अभी हमें बचत करके चलना चाहिए। सुबोध ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन शादी पर तुम्हें कोई गिफ्ट भी तो देना चाहिए था। अब जरा पहन कर दिखाओ। करुणा ज्वेलरी पहनकर सुबोध के सामने आती है। सुबोध उसे देखता ही रह जाता है। करुणा ज्वेलरी उतार कर बोलती है, सुबोध, मेरे पास भी ज्वेलरी है और ये भी आ गई। इसे घर पर रखना ठीक नहीं है। हम एक लॉकर लेकर उसमें रख देते हैं। सुबोध कहता है, ठीक है, कुछ दिन में लॉकर ले लेंगे। अभी यहीं संभाल कर रख लो। यह सुनकर करुणा ज्वेलरी को अपनी ज्वेलरी के साथ रख देती है और फिर रसोई के काम में लग जाती है। इसी तरह समय बीत रहा था। करुणा सुबोध का साथ पाकर बहुत खुश थी। सुबोध उसे बहुत खुश रखता था। जिंदगी से उसकी जो शिकायतें थी वह अब दूर हो चुकी थी। शादी के 6 महीने सब कुछ ठीक चलता रहा। उसके बाद एक दिन करुणा ने सुबोध से कहा, सुबोध, क्या बात है, अब तुम बहुत देर से घर आते हो? यह सुनकर सुबोध बोला, हॉस्पिटल में काम ज़्यादा है, ड्यूटी है, करनी तो पड़ेगी ही। सुबोध और करुणा के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। छुट्टी वाले दिन भी सुबोध काम का बोलकर हॉस्पिटल चला जाता था। सुबोध के बदलते व्यवहार से करुणा परेशान रहने लगी थी। उसने कई बार सुबोध से पूछा, लेकिन सुबोध ने कुछ भी नहीं बताया। करुणा को सुबोध की चिंता रहने लगी थी। एक दिन वह शाम के समय सुबोध के हॉस्पिटल पहुंच जाती है। करुणा ने सोचा, चलो आज रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे। वहां जाकर उसने रिसेप्शन पर पता किया तो पता चला कि सुबोध तो घर चला गया है। फिर उसने पूछा, मैडम, आपके हॉस्पिटल में काम बहुत ज़्यादा है। मेरे पति मतलब सुबोध जी बहुत देर से घर आते हैं। यह सुनकर रिसेप्शन पर बैठी मैडम ने कहा, नहीं, यहाँ सबके काम के घंटे फिक्स हैं। हमारे यहाँ शिफ्ट में काम होता है। ड्यूटी टाइम के बाद किसी को नहीं रोका जाता है। यह सुनकर करुणा का दिल धक से बैठ जाता है। हे भगवान, सुबोध मेरे से झूठ बोलकर घर से गायब रहता है। वह मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है। इसी उधेड़ बुन में वह घर पहुंच जाती है। कुछ देर बाद सुबोध आ जाता है। करुणा उससे पूछती है तो वह वही हॉस्पिटल का बहाना बना देता है। करुणा उससे कहती है, मैं आज हॉस्पिटल गई थी, वहाँ तो कोई ओवर टाइम नहीं होता। फिर तुम देर तक कहाँ रहते हो? सुबोध यह सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। करुणा, ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की अभी नई नई आई है, मुझे नहीं जानती, मैं डॉक्टर के साथ रहता हूँ। किसी तरह करुणा को समझाकर सुबोध शांत करता है, लेकिन करुणा के मन में शांति नहीं थी। वह रात भर जाग कर यही सब सोचती रहती है। दोनों धीरे धीरे एक अजनबी की तरह रहने लगते। अब ना सुबोध उससे ज़्यादा बात करता था, न उसकी ओर ध्यान देता था। करुणा को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अचानक सुबोध का व्यवहार बदल क्यों गया। एक दिन सुबोध हॉस्पिटल चला गया। करुणा का मन हॉस्पिटल जाने का नहीं था, वह घर पर ही थी। कुछ देर बाद घंटी बजी। एक पोस्टमैन सामने खड़ा था। उसने करुणा को एक चिट्ठी दी। चिट्ठी सुबोध के नाम थी। करुणा ने चिट्ठी टेबल पर रख दी और रसोई के काम में लग गई। जब दोपहर को वह खाना खाने बैठी तो सामने चिट्ठी देखकर उसने सोचा, सुबोध का तो कोई नहीं है, फिर यह चिट्ठी किसने भेजी? करुणा ने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते करुणा की आंखों से आंसू आ गए। पूरी चिट्ठी पढ़कर वह सकते में आ गई थी। यह चिट्ठी किसी कोमल की थी, सुबोध की पत्नी कोमल।
और उसने लिखा था कि आप पिछले 8 महीने से गांव नहीं आए। दोनों बच्चे आपको बहुत याद करते हैं, एक बार आकर मिल जाइए। एक बार फिर करुणा के साथ धोखा हो चुका था। करुणा की आंखों के सामने अपनी पिछली जिंदगी फिर से दिखने लगी। इस दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिस पर वह विश्वास कर सके। हर इंसान ने उसे धोखा दिया है। वह यही सोच रही थी कि अब आगे क्या करेगी, किसके लिए जिए। इस धोखेबाज की बेरुखी की वजह भी समझ आ गई थी। अपनी पत्नी से मन भर गया तो उसने करुणा को फंसा लिया। अब उससे मन भर गया तो किसी और को फंसाने की तैयारी कर रहा होगा। करुणा बहुत देर तक पलंग पर लेटी हुई रोती रही। उसने घर छोड़ने का फैसला किया। वह अपने बैग में सामान रखने लगी तो उसने देखा उसकी अलमारी में न तो उसकी ज्वेलरी है, न सुबोध ने जो दी थी वह। करुणा ने अपना पैसा भी सुबोध को दे दिया था। शादी की तैयारियों के समय वह बचा हुआ पैसा भी अलमारी में नहीं था। करुणा समझ चुकी थी कि उसके मान सम्मान के साथ साथ उसकी ज्वेलरी, उसके पैसों को भी लूटा जा चुका है। बस किसी भी दिन सुबोध उसे छोड़कर भाग जाने वाला था, ऐसी जगह जिसके बारे में उसे कभी पता नहीं लग पाएगा। आज अगर यह चिट्ठी उसके हाथ नहीं लगती तो उसे कभी इस सच्चाई का पता नहीं लगता। करुणा ने वह चिट्ठी टेबल पर रख दी और सब कुछ छोड़कर घर से चल दी। इधर शोभा को करुणा के बारे में कुछ पता लग गया था कि उसने सुबोध से शादी कर ली और यह शहर छोड़ दिया है। शोभा के सवालों के जवाब तो उसे नहीं मिले थे, लेकिन वह खुश थी कि करुणा को एक जीवन साथी मिल गया। वह जहाँ भी रहे खुश रहे। शोभा सुबह अखबार पढ़ रही थी, तभी उसकी नज़र एक खबर पर पड़ी। फोटो देखकर शोभा डर गई। वह करुणा की फ़ोटो थी। करुणा ने नदी में कूदकर जान दे दी थी। यह फ़ोटो उसकी पहचान के लिए छापी गई थी। शोभा तुरंत गाड़ी लेकर वहाँ के पुलिस स्टेशन पहुँच गई। उसने करुणा के बारे में पता किया। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे लाश की शिनाख्त करने के लिए चलने को कहा। शोभा ने वहाँ जाकर देखा, लाश करुणा की ही थी। वह करुणा से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने बताया कि करुणा के हाथ में पॉलीथीन बंधी थी, जिसमें एक खत था जो शोभा के नाम था। उसमें लिखा था, शोभा मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरा साथ छोड़ दिया। उसके बाद खत में करुणा ने सब कुछ लिख दिया जो आज तक उसके साथ हुआ था। खत की आखिरी लाइन में करुणा लिखा था, मैं बेसहारा थी और बेसहारा ही इस दुनिया से जा रही हूँ। तेरे एहसानों का कर्ज रह गया मुझ पर। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।